हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। और बच्चों, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लास्ट लेक्चर है। लास्ट है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो एक्सक्लूसिवली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रॉपर जेई के लिए तैयार होना चाहते हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा बोर्ड वाला बच्चा है जिसका एम जेई है तो उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होगा। और अगर आप चाहते हैं कि अरे नहीं, हमें तो केवल अभी बोर्ड पर ही ध्यान देना है, तो यू कैन स्किप। ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसको देखिएगा ज़रूर। ठीक है, और जो जेई वाले बच्चे हैं प्रॉपर, जिन्होंने अपना टारगेट ही जेई बना रखा है या जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बहुत ज़रूरी लेक्चर है। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में क्या है बच्चों के, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एक कैपेसिटर था, एयर कैपेसिटर। ठीक है, ये एयर कैपेसिटर है। सपोज मतलब इसकी प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर है। और अगर इस कैपेसिटर में बच्चों हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के फिल कर देते थे, तो यहाँ पर एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और अगर उसी कैपेसिटर में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो सी डैश इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका कब, जब एयर कैपेसिटर में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया। अब बच्चों बात क्या है कि अब तक क्या था कि ये जितने भी इसमें पैरामीटर्स थे, मतलब ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एरिया, ये डी, ये सब कांस्टेंट हुआ करते थे। क्या होते थे? कांस्टेंट। तो हेडिंग है हमारी कैपेसिटेंस कैलकुलेशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटेंस किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही है? के पर डिपेंड कर रही है, ए पर, एरिया पर डिपेंड कर रही है, डी पर डिपेंड कर रही है ना, इन पर डिपेंड कर रही है, परमिटिविटी पर डिपेंड कर रही है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इनमें से कोई पैरामीटर आपका वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, आइदर के, ए और डी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस इफ जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है हमारा कैपेसिटर में, अगर उसका के कांस्टेंट ना हो के कैसा हो बच्चों, वेरिएबल। कैसा हो? वेरिएबल। कहने का मतलब अगर ये सपोज कैपेसिटर है और इसमें ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है और हम इस एंड से इस एंड की तरफ चलें तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, और वो कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ। तो तब हम कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? या बच्चों मान लीजिए सिचुएशन ये हो कि एक प्लेट ये है और दूसरी जो प्लेट है वो आपकी ऐसे रखी हो, समझ रहे हैं आप? तो अब क्या है, ये जो सेपरेशन है दोनों प्लेट्स के बीच डी होता है, वो डी क्या हो रहा है, आप देखें गौर से, वो डी क्या हो रहा है, वो डी कॉन्टीन्यूसली क्या होता जा रहा है, वेरी होता जा रहा है। तो डी एक डी नहीं है, यहाँ डी कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। तो अगर ऐसी सिचुएशन दे दी तब हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आज के लेक्चर का आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। अब पहले मैंने आपको ये समझाना था कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, तो अब तक क्या था कि के, ए, डी, एप्सिलॉन सब कांस्टेंट थे और हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते जा रहे थे। और अब उन पैरामीटर्स में कोई भी पैरामीटर्स आपका वेरिएबल हो सकता है और हमको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी होगी। तो बच्चों सबसे पहले आपका केस है इसमें, केस फर्स्ट, वेरिएशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलोंग दी प्लेट्स। अलोंग दी प्लेट का मतलब, अलोंग दी प्लेट का मतलब पैरेलल टू दी प्लेट्स, पैरेलल
टू दी प्लेट्स। ठीक है, कैसे? सपोज कीजिए ये एक आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इसकी प्लेट्स के बीच जो सेपरेशन है ये है आपका डी, ठीक, और इसमें साहब ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, ठीक है, के, और ये जो के है प्लेट्स के पैरेलल। बच्चों प्लेट्स कैसी हैं, आपको प्लेट्स के बारे में समझाऊं। ये इस तरह से है, एक प्लेट आपकी, ये आपको उसका एज दिख रहा है, मतलब एक साइड ये दिख रही है एज, ठीक है, तो एक प्लेट ये है, ठीक है, ये प्लेट है, ये ऐसे रखी हुई है, और एक दूसरी प्लेट इसके ऊपर ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, जो कैसा है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा है, वेरिएबल है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो चेंज हो रहा है वो प्लेट्स के पैरेलल चेंज हो रहा है। तो प्लेट्स के पैरेलल ये डायरेक्शन हो गई। अगर कहता कि प्लेट्स के परपेंडिकुलर तो ऐसे चेंज होता, ठीक है, ऐसे, हाँ या ना, ठीक है। तो दोनों केस पढ़ेंगे हम, प्लेट्स के पैरेलल चेंज हो रहा हो तब, और प्लेट्स के परपेंडिकुलर चेंज हो रहा हो तब। क्लियर? तो सपोज जो के है आपका, जो ये के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो चेंज हो रहा है के इक्वल टू के नॉट प्लस एल्फा एक्स, इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो के की वैल्यू है वो क्या है, के नॉट प्लस एल्फा एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस from, where x is the distance from the left end, from the left end of the capacitor, from the left end of the capacitor, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ से ये लेफ्ट हैंड हो गया, तो यहाँ से x है, यहाँ x कितना है 0, और सपोज करो ये जो आपकी ये साइड है आपकी a, तो यहाँ पर x हो गया आपका a, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 से कहाँ तक चेंज हो रहा है, a तक। तो x की वैल्यू लेफ्ट हैंड से ये राइट हैंड तक कितनी है, कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 to a। अब वो कह रहा है बच्चों कि अगर इसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है, तो बताओ इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, ठीक है। तो देखो बच्चों बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, नोट कर लीजिए ट्रिक क्या है, ठीक है। ट्रिक क्या है, इफ variation in dielectric constant is parallel to the plates, then we take एलिमेंटल स्ट्रिप कौन सी, फॉर इंटीग्रेशन, जो एलिमेंट मानते हैं ना हम, डी एक्स डी वाई डी ए, वो वाला, फॉर इंटीग्रेशन, देन वी टेक एलिमेंटल स्ट्रिप परपेंडिकुलर टू दी प्लेट्स। सिंपल, आप ये ट्रिक याद रखिएगा, है ना। क्या कि अगर वेरिएशन प्लेट्स के पैरेलल हो रहा है तो जो एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे हम इंटीग्रेशन के लिए, वो हम कैसे लेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स। और अगर वेरिएशन परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो फिर एलिमेंटल स्ट्रिप कैसे लेंगे, पैरेलल टू द प्लेट्स। बहुत सिंपल ट्रिक है, उल्टा होता है, मतलब वेरिएशन अगर पैरेलल हो रहा है प्लेट्स के तो एलिमेंटल स्ट्रिप प्लेट्स के परपेंडिकुलर लेंगे, वेरिएशन अगर प्लेट्स के परपेंडिकुलर हो रहा है तो एलिमेंटल स्ट्रिप प्लेट्स के पैरेलल लेंगे,
ठीक है। तो अब साहब यहाँ पर देखिए, ये साहब हमारा कैपेसिटर, ठीक है, और ये सेपरेशन हो गया दोनों प्लेट्स के बीच हमारा D, ठीक, और ये हो गई साहब हमारी A, और यहाँ पर मैंने एक एलिमेंटल स्ट्रिप ली ये बच्चों, ठीक है, जिसकी थिकनेस है ये कितनी dx, और यहाँ से इस एंड से ये कितनी डिस्टेंस पर है x, ठीक है। अब साहब तो ये छोटा सा, मतलब यूँ समझिए कि मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया कैपेसिटर का, और मुझे इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, तो छोटा सा पार्ट है तो उसकी कैपेसिटेंस भी छोटी सी होगी DC, ठीक है। और फॉर्मूला होता था हमारा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब तो K कितना है बच्चों, K है आपका K नॉट प्लस अल्फा x, ठीक है साहब, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, A। अब इस एलिमेंटल स्ट्रिप का हमें क्या लेना है, एरिया लेना है ना। तो एलिमेंटल स्ट्रिप स्क्वायर प्लेट से बच्चों, ये स्क्वायर प्लेट है, मतलब ये एज भी A है और ये एज भी A है, समझना ध्यान से। ये प्लेट है इस तरह से, ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, है ना, कि मैंने एरिया कैसे निकाला है। ये प्लेट है ऐसे दोनों, एक ऊपर एक नीचे ऐसे, ठीक है। स्ट्रिप आपने ऐसे ली है ना, ये तो ये स्ट्रिप ऐसे नहीं है, ये इस तरह से नहीं है, ये पीछे तक भी है ना, मतलब यहाँ से ऐसे आएगी ये स्ट्रिप, फिर यहाँ से ऐसे जा रही है, फिर ऐसे पीछे, और फिर ऐसे आ रही है, मतलब एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये समझ में आ रही होगी बात, है ना। मतलब यहाँ से देखिए, समझिएगा, यहाँ से ऐसे ली, ठीक है, फिर पीछे की तरफ गई ऐसे, फिर ऐसे आई और फिर ऐसे आई, ये है स्ट्रिप, ठीक है। तो ये है प्लेट। तो हमें इस स्ट्रिप का ये वाला एरिया चाहिए बच्चों, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये एरिया कैसे लेंगे हम भाई, ये साइड हमें पता है ये कितनी है A, और ये थिकनेस हमें पता है इसकी कितनी है dx, तो एरिया कितना हो जाएगा ये ADX, ठीक है। तो ये एरिया हो जाएगा आपका ADX, और अपॉन में हो जाएगा बच्चों ये D, क्लियर। अब साहब ये आ गई बच्चों DC। अब बच्चों एक और प्लेट ले लें साहब यहाँ पर हमें ऐसे, ठीक है, तो उसकी भी कैपेसिटेंस यही होगी। एक और ले लें साहब ऐसे, उसकी भी कैपेसिटेंस यही होगी। अब आपको ध्यान होगा इससे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर दो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में इस तरह से भरे हुए हैं कि वो एरिया को डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो एरिया को डिवाइड कर रहे हैं, तो एक कैपेसिटर ये C1, दूसरा ये C2, तो C1 और C2 दोनों किस में हैं बच्चों, पैरेलल में, और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, C1 प्लस C2। और दूसरा केस था कि अगर दो डाइलेक्ट्रिक इस तरह से भरे हुए हैं कि वो सेपरेशन को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इतने सेपरेशन में K1 है, इतने सेपरेशन में K2 है, तो वो सीरीज में कनेक्ट है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये इस टॉपिक में ये चीज़ बहुत काम आएगी हमारे। अब देखिए ज़रा, ये वाली कुछ एरिया में है, ये वाली कुछ एरिया में, ये वाली कुछ एरिया में, मतलब सब अगर बहुत सारी स्ट्रिप्स ली जाएं, हम लेते जाएं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो सारी स्ट्रिप्स किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में, है ना। तो कहने का मतलब एक की DC है, DC1, दूसरे की DC2, तीसरे की DC3, DC4 एंड सो ऑन। तो जो नेट होगा वो क्या होगा, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, सबका सम, जितनी DC हमने ली है सबका सम, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो इंटीग्रेशन DC इक्वल टू K नॉट प्लस अल्फा x एप्सिलॉन नॉट A dx और अपॉन में D, और लिमिट्स किसकी रखते हैं बच्चों, जो वेरिएबल है, जो चेंज हो रहा है, x किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो x की लिमिट्स, तो x कम से कम कहाँ होगी, यहाँ पर 0, अभी बताया था मैंने x 0, तो 0, और मैक्सिमम कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 0 to a, इसकी क्या हो गई बच्चों, लिमिट, ठीक है। अब साहब ये हो जाएगा साहब आपका K नॉट, इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, K नॉट एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, K नॉट एप्सिलॉन नॉट A dx और अपॉन में D ये वाला, और इंटीग्रेशन 0 to a, ठीक है, प्लस फिर आ जाओ साहब 0 to a अल्फा
एप्सिलॉन नॉट ए, अल्फा एप्सिलॉन नॉट ए एक्स डी एक्स और अपॉन में डी। ठीक है, अब साहब यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, ये आपने लिख लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने रफ कर दिया। अब तो ये हो जाएगा साहब आपका भाई के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लेंगे, तो के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लिया, सॉरी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा डी, और इंटीग्रेशन 0 टू ए, और ये आपका हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, और प्लस में इसमें अल्फा एप्सिलॉन नॉट ए ये कांस्टेंट है, तो अल्फा एप्सिलॉन नॉट ए और अपॉन में आपका डी, और इंटीग्रेशन 0 टू ए एक्स डी एक्स। ठीक है, अब साहब इंटीग्रेशन डी एक्स सिंपल क्या हो जाएगा एक्स, तो के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये हो गया आपका एक्स लिमिट्स 0 टू ए, प्लस ये हो जाएगा आपका अल्फा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 0 टू ए। ठीक है साहब, अब लिमिट्स पुट कर देंगे बच्चों, तो के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये हो जाएगा साहब आपका a माइनस 0। ठीक है, प्लस अल्फा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये हो गया आपका a स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। ठीक है जी, तो के नॉट एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन डी, और प्लस अल्फा एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ए क्यूब ए इंटू ए स्क्वायर, और अपॉन में आपका ये 2d। ठीक है, इसमें से एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर और अपॉन डी हम ले लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा यहाँ पे के नॉट, प्लस ये बचेगा आपका अल्फा ए अपॉन 2, ये हो गया साहब कैपेसिटेंस, ये हो गई आपकी कैपेसिटेंस। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो मैं एक बार फिर से और समझा देता हूँ बच्चों, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लगातार मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22 लगातार इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन आता रहा है आपके जेई मेन में, जेई मेन में एक क्वेश्चन आता रहा है। तो बच्चों क्या है इसमें, केस था कि वेरिएशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलोंग द प्लेट्स, मींस कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसमें जो वेरिएशन हो रहा है वो प्लेट्स के एरिया के पैरेलल हो रहा है। सबसे पहली बात ये, प्लेट्स के प्लेन के पैरेलल हो रहा है। ठीक है, तो आपको कह रहा है, बता रहा है वो कि भाई उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बताइए। तो मैंने आपको एक ट्रिक दी थी कि आपको वो क्वेश्चन में बोलेगा, वो आपको पता होगा कि जो वेरिएशन है वो प्लेट के पैरेलल हो रहा है या प्लेट के परपेंडिकुलर हो रहा है। अगर वेरिएशन प्लेट के पैरेलल हो रहा है तो जो आप एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे, एक छोटा सा जो डाइलेक्ट्रिक का पार्ट लेंगे, ठीक है, वो आप प्लेट्स के कैसे लेंगे, परपेंडिकुलर, अगर पैरेलल हो रहा है। और अगर वेरिएशन प्लेट्स के परपेंडिकुलर हो रहा है तो फिर एलिमेंटल स्ट्रिप कैसे लेंगे, पैरेलल टू द प्लेट्स। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो वेरिएशन है वो प्लेट के पैरेलल हो रहा है, तो हमने जो स्ट्रिप है वो प्लेट्स के परपेंडिकुलरली, उसकी थिकनेस हमने मान ली dx। ठीक है, और हमने माना कि इस एंड से वो कितनी दूर है, x। ये टोटल a है, स्क्वायर प्लेट्स हैं, तो ये जितनी साइड ये होगी उतनी ही पीछे वाली होगी, है ना। जो यही मेन चीज़ है इसमें, बस एक बार ये विजुलाइज हो गई आपको तो फिर कुछ नहीं है। ये प्लेट है बच्चों जैसे, है ना, तो ये भी a है और ये भी a है, सपोज दोनों बराबर हैं, मतलब स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, तो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये नीचे है। तो जो एलिमेंटल स्ट्रिप लिया उसका आपको ये क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है ना, ऐसा नहीं है कि ये बस यही है ना। तो ये क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, तो ये इस तरह से आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक, फिर ये इस तरह से एक छोटा सा रेक्टेंगुलर पार्ट लिया है हमने डाइलेक्ट्रिक का, ये समझिए, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे पीछे गया ये, फिर ऐसे, और फिर यहाँ ये ऐसे, ये है प्लेट। तो जो एरिया लेंगे हम वो वाला ये लेंगे कि कितनी प्लेट का एरिया कितना लिया गया है, ये वाला एरिया। तो dx, ये dx और ये लेंथ कितनी है b, तो एरिया हमने निकाला bdx।
ये सॉरी ए डी एक्स, ठीक है, ये मेन चीज़ है समझने की बस इसमें। क्लियर। दूसरी बात ये समझने की है कि इस तरह की हमने एक स्ट्रिप ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी ली, तो ये सब क्या डिवाइड कर रही है? एरिया। और अगर एरिया डिवाइड हो रहा हो, दो डाइलेक्ट्रिक एरिया डिवाइड कर रहे हैं कैपेसिटर में, तो वो किस में कनेक्ट होते हैं? पैरेलल में। इसका मतलब 1 2 3 ये जितने भी कैपेसिटर बनेंगे ये सब किस में जुड़े होंगे? पैरेलल में। और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो उसमें सब ऐड हो जाती हैं, C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन। तो DC1 DC2 DC3 एंड सो ऑन। तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो इन सब DC जो आएंगी, इन सब DC का क्या होगी बच्चों? सम। तो इंटीग्रेशन DC का यहाँ से इंटीग्रेशन कर दिया, बाकी आपके सामने है। ठीक है। तो ये मतलब अप्रोच है, दैट इज द अप्रोच। कहने का मतलब अगर ये अप्रोच आपके समझ में आ गई कि इस तरह से हमको इस केस में इस तरह से हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, बस अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों मैं दूसरा केस लूँगा, वेरिएशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेट। क्या? परपेंडिकुलर टू दी प्लेट्स। ठीक है, बस इसमें परपेंडिकुलर वेरिएशन होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि परपेंडिकुलर के केस में कैसे निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, सेकंड केस है कि वेरिएशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स। मतलब ये आपकी प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट ये नीचे है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक में जो वेरिएशन है वो प्लेट्स के परपेंडिकुलर हो रहा है, मतलब इस तरह से हो रहा है, नीचे से ऊपर। इससे पहले वाले केस में कैसे हो रहा था? ऐसे हो रहा था, डाइलेक्ट्रिक प्लेट के प्लेन के पैरेलल ऐसे हो रहा था। अब जो हो रहा है वो डाइलेक्ट्रिक प्लेट के कैपेसिटर की प्लेट्स के ऐसे परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स, इस तरह से। अब मैंने अभी आपको ट्रिक दी थी, वो ट्रिक फिर से है कि इफ वेरिएशन इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स, ठीक है, देन वी टेक एलिमेंटल स्ट्रिप पैरेलल टू द प्लेट्स। अगर परपेंडिकुलर है तो प्लेट्स के पैरेलल एलिमेंटल प्लेट लेंगे, अगर पैरेलल वेरिएशन है तो परपेंडिकुलर लेंगे। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वेरिएशन है, तो ये आपको दिख रही होगी, ये फिर से समझ लो, ये आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये इसी क्रॉस सेक्शन में पीछे तक है। ये एक्चुअल में क्या पोजीशन है कि सपोज एक प्लेट आपकी ये है, ठीक है, और दूसरी प्लेट आपकी सपोज ये है, ठीक है। तो अब जो प्लेट लेनी है आपको इस तरह से लेनी है कि वो इस एरिया के, ये जो एरिया है प्लेट्स का, ये एरिया है, इस एरिया के पैरेलल, मतलब बीच में कहीं सोच लो कि इस तरह की एक एलिमेंटल स्ट्रिप यहाँ पर बीच में ऐसे रखी है, जिसका एरिया इतना ही है जितना इस प्लेट का है, इस तरह से, समझ रहे हो। और ये उसका क्या है? क्रॉस सेक्शन है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब साहब मैंने ले ली ये स्ट्रिप, ठीक है। अब देखिएगा जरा, ये कितनी डिस्टेंस में है स्ट्रिप? dx डिस्टेंस में। टोटल डिस्टेंस कितनी है? d, ठीक है। तो मैंने इसका कैपेसिटेंस निकाला, dc इज इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d होता है ना, तो d कितनी है उसकी? dx। तो यहाँ पर हो गया dx, ठीक है। तो k आपको दिया हुआ है, k का वेरिएशन ax प्लस b, तो k की जगह मैंने लिख दिया ax प्लस b एप्सिलॉन नॉट a अपॉन dx, ठीक है। ये एक स्ट्रिप की निकलाई बच्चों। अब मैं यहाँ पर दूसरी स्ट्रिप लूँगा, ठीक है, ये दूसरी स्ट्रिप ले ली मैंने, तो कुछ डिस्टेंस में फिर ये भरी हुई है। तीसरी स्ट्रिप लूँगा ये, तो कुछ डिस्टेंस में ये भरी हुई है, ऐसे एंड सो ऑन। तो क्या है? एक स्ट्रिप ये, एक स्ट्रिप ये, एक स्ट्रिप ये, एक स्ट्रिप ये, और सब अलग अलग डिस्टेंस में है। मतलब ये सारी स्टेप क्या डिवाइड कर रही हैं? ये सारी स्ट्रिप्स क्या डिवाइड कर रही हैं? डिस्टेंस डिवाइड कर रही हैं। और अभी अभी बताया था कि अगर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक इस तरह से भरे हुए हैं कि वो डिस्टेंस डिवाइड कर रहे हैं, जो कैपिटल डी है उसको डिवाइड कर रहे हैं, कुछ डी में एक भरा हुआ है, कुछ डी में एक भरा हुआ है, तो समझ जाओ वो जितने भी कैपेसिटर हैं वो सब किस में कनेक्ट है बच्चों? सीरीज में कनेक्ट हैं। तो ये सब किस में कनेक्ट है? सीरीज में, ठीक है। तो कहने का मतलब जो टोटल कैपेसिटेंस होगी, तो सीरीज इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन। तो इंटीग्रेशन मतलब समेशन ऑफ किसका? 1/dc, 1/dc प्लस 1/dc1 dc2 dc3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, है ना। तो 1/dc की यहाँ से हमने वैल्यू रख दी ax प्लस b एप्सिलॉन नॉट a, और dx आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ से ये
1/ε0 एक कांस्टेंट है, उसमें देखिए ये ε0 आपका कांस्टेंट है, तो 1/ε0 एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx/ax प्लस बी। और ये बच्चों आपका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन में कि dx/ax प्लस बी हो तो वो इक्वल होता है 1/a log ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, ठीक है, log ax प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर 1/ε0 1/a log ax प्लस बी और लिमिट्स 0 टू d। लिमिट्स 0 टू d कैसे बच्चों? भाई यहाँ से मान लो यहाँ d 0 है और यहाँ मैक्सिमम d है, तो जो x है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, ये x मान ली हमने, ठीक है, ये हमने मान ली यहाँ से x, तो x कम से कम क्या है 0, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है d, तो 0 टू d। अब साहब 1/ε0 a, अब लिमिट रखिए, यहाँ पर x की जगह d रखेंगे तो log a d प्लस b माइनस log b, यहाँ पे 0 रखेंगे तो log 0, ये 0 हो जाएगा, बचा क्या log b, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला आपका log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m/n, ठीक है। तो log ये पूरा m हो गया, ये n हो गया, तो log m माइनस log n हो जाएगा log m/n, तो log m/n की फॉर्म में लिख दिया ये, ठीक है। ये आ गया बच्चों 1/c, हमें चाहिए c, तो c के लिए क्या करेंगे, c इक्वल टू c को इधर ले जाएंगे, तो ε0 a अपॉन log में ad प्लस b अपॉन b, ये बच्चों आपकी आ गई कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये दो केस हैं मेन। अगर ये दो केस आपके समझ में आ गए हैं कि वेरिएशन प्लेट्स के पैरेलल है, तब कैसे स्ट्रिप लेनी है, वहाँ आपको एरिया निकालना होता है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। और वहाँ वो किस में होते हैं, पैरेलल में। अगर वेरिएशन प्लेट्स के परपेंडिकुलर हो रहा है तो प्लेट हमें जो स्ट्रिप है वो हमें प्लेट्स के पैरेलल लेनी है, ठीक है। यहाँ वेरिएशन किस में होता है, डी में, समझ में आई बात, ठीक है। और यहाँ किस में होगा, जितने भी कैपेसिटर होंगे वो सीरीज में कनेक्ट होंगे, वहाँ पैरेलल में। तो वो यहाँ इंटीग्रेशन डीसी था, यहाँ इंटीग्रेशन 1/dc होता है। ये दो केस आपके समझ में आ गए, तो समझिए अब आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक और केस लेता हूँ जिसमें डी चेंज होती है बच्चों, डी मतलब सेपरेशन, ठीक है। एक केस ऐसा लेते हैं, तो बच्चों नेक्स्ट केस है हमारा डी इज वेरिएबल, मतलब जो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है डी, वो वेरी कर रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर है ये डी है, फिर यहाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई, फिर और ज़्यादा हो गई, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, तो इस तरह से डी क्या होती जा रही है, वेरी होती जा रही है। और ये एयर भरी हुई है इसमें, ठीक है। ये एज इट इज क्वेश्चन बच्चों जेईई मेंस में 2020 में आ चुका है। तो यहाँ पर भी हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहली बात कि हमने यहाँ पर ये एक स्ट्रिप ली, पहले सबको समझ लीजिए कि स्क्वायर प्लेट्स हैं, मतलब लेंथ और ब्रेथ सेम है, ए है, लेंथ ए है तो ब्रेथ भी ए है, ठीक है। और ये जो प्लेट है ये पैरेलल प्लेट अगर होता तो ऐसे होता, तो उस पैरेलल प्लेट न होके उसने दूसरी प्लेट को थोड़ा सा अल्फा एंगल पर ऊपर की तरफ उठा दिया है ना, जिससे डी में चेंज हो गया। अब साहब ये डी है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पर बच्चों एक स्ट्रिप ली, ये ले ली, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये स्ट्रिप लेने से बच्चों दिक्कत क्या आ गई कि हमें ये पता है कि यहाँ पर डी है, ध्यान से देखना, हमें ये पता है कि यहाँ पर सेपरेशन डी है, यहाँ पर सेपरेशन कितना है वो हमें नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हमें ये सेपरेशन मतलब यहाँ इस जगह पर डी कितनी है ये पता करनी होगी। तो उसके लिए हमें बच्चों ये पता होना चाहिए कि ये पोर्शन जो हमने y1 मान रखा है ये कितना है और ये y2 कितना है। तो y2 आप देख रहे हैं भाई, ये पैरेलल है तो ये d है, तो y2 कितना होगा बच्चों, d ही होगा। तो हमें अल्टीमेटली y1 कैलकुलेट करना है। तो इन ट्राइंगल AEF इस ट्राइंगल में हमने tan अल्फा होता है बेटा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया y1 अपॉन बेस हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये x, ठीक है। तो y1 अपॉन x, यहाँ से y1 की वैल्यू निकाल ली हमने x tan अल्फा। उसके बाद बच्चों ये जो EG है EG कितना होगा, y1 प्लस y2। अब y1 कितना है बच्चों, y1 है हमारा x tan अल्फा प्लस y2 कितना है बच्चों, d के इक्वल है, तो ये d रख दिया, क्लियर। तो d आ गई कुल मिला के हमारी, EG क्या है d, EG क्या है d, ठीक है ना। अब इस एलिमेंटल स्ट्रिप की जो
कैपेसिटेंस होगी DC, वो क्या होगी एप्सिलॉन नॉट DA। ये D इंटू ए नहीं है, DA डिफरेंशियल है ये, ठीक है, मतलब छोटा सा एरिया, समझ गए, ये छोटा सा एरिया है ये वाला, ये कितना है DA, ठीक है, अपॉन D सेपरेशन प्लेट्स के बीच में, तो इस जगह पर प्लेट्स के बीच सेपरेशन कितना है DEG, कितना है EG, समझ गए। अब साहब एप्सिलॉन नॉट A, अब सेपरेशन इस एलिमेंटल एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, स्क्वायर है तो dx, और पीछे ये जो है ये प्लेट है ना, तो ये आपकी ये प्लेट है, तो यहाँ पर मैंने ऐसे ली है dx, ठीक है, ये तो हो गई dx, और ये लेंथ कितनी है ये वाली b या a जो भी है, ठीक है ना, साइड a और ये हो गई dx, तो a dx, ठीक है ना, तो ये हो गया एरिया a dx अपॉन d, और इस जगह पर d कितना है बच्चों ये Eg x tan अल्फा प्लस d, तो x tan अल्फा प्लस d। अब साहब एक स्ट्रिप यहाँ ली, फिर यहाँ ली, फिर ऐसे लेंगे, तो अलग अलग एरिया क्या डिवाइड हो रहा है बच्चों, एरिया, ठीक है ना भाई, कुछ एरिया में ये, कुछ एरिया में ये, कुछ एरिया में ये, कुछ एरिया में यहाँ वाली, तो कहने का मतलब अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तो वो सब कैपेसिटर किस में कनेक्ट है, फिर पैरेलल में सब के सब ऐड हो जाते हैं, तो DC1 DC2 DC3 सब ऐड हो जाएंगे, तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल DC, तो सम ऑफ ऑल DC, तो DC एप्सिलॉन नॉट A इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा dx अपॉन x tan अल्फा प्लस d, ठीक है, तो फिर से ये उसी फॉर्म में बन गया आपका, कौन सी वाली फॉर्म में, dx अपॉन ax प्लस b, इंटीग्रेशन क्या होता है log 1 अपॉन a log ax प्लस b, ठीक है भाई, ये हो गया आपका tan अल्फा हो गया a, ये x और ये प्लस b, तो वही तो बन गई dx अपॉन ax प्लस b की फॉर्म, तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने 1 अपॉन a कितना tan अल्फा, तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन tan अल्फा log ax प्लस b, तो x tan अल्फा प्लस b, तो ये d हो गया, लिमिट होगी 0 to a, ठीक है, अब लिमिट रख देंगे यहाँ पे, तो एप्सिलॉन नॉट a tan अल्फा, लिमिट रखेंगे x की जगह a रखेंगे तो log a tan अल्फा प्लस d, माइनस फिर 0 रखेंगे x की जगह, तो ये 0 हो जाएगा, अब क्या बचेगा log d, ठीक है, ये बन गया आपका log m और log m माइनस log n मतलब log m अपॉन n, ठीक है, तो ये log m अपॉन n की फॉर्म में लिख दिया साहब हमने। अब एज पर क्वेश्चन में ही आपको गिवन है कि अल्फा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो अल्फा अगर बहुत स्मॉल हो तो उस केस में tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, अल्फा के इक्वल हो जाएगा, तो मैंने tan अल्फा की जगह क्या लिख दिया अल्फा, ठीक है, ये अल्फा हो जाएगा, तो log a अल्फा प्लस d अपॉन d, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट a अपॉन अल्फा log d से डिवाइड कर दिया इसे, तो ये d अपॉन d हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा a अल्फा अपॉन d, तो ये बन गया 1 प्लस x की फॉर्म में, ये आपकी सीरीज एक्सपेंशन होता है, log 1 प्लस x इक्वल होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वेयर x इज a अल्फा अपॉन d, ये किसकी जगह है हमारा x की जगह पर, ठीक है, तो बस इसमें एक्सपेंड कर दिया इसे, तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन अल्फा ये है ही, और ये हो जाएगा x कितना है a अल्फा अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर 2, इसमें से a अल्फा अपॉन d कॉमन ले लिया बच्चों, तो ये आ गया आपका, तो ये सॉल्यूशन होके ये आंसर आया इसका, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था बच्चों, इसमें d वेरी कर रही थी, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेई में लगभग देखा गया है कि हर बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस वेरिएशन वाले टॉपिक पर कैपेसिटेंस में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है ना, तो अब देखते हैं, तो बच्चों एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है, ये आपका IIT 96 में आया था, और अभी हाल फिलहाल यही क्वेश्चन है ना, बस उसमें क्या चेंज किया था उन्होंने कि जैसे यहाँ पर ऊपर ये K1 है, ठीक है, उस K1 की जगह उन्होंने A कर दी थी और बाकी यहाँ नीचे K था, कहने का मतलब अगर यही आपका ये इसका मान लो ये अगर आपको पता है कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो बस इसमें K1 K2 की वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ गया, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि इसमें दो डायइलेक्ट्रिक ट्रायंगुलर शेप में भरे हुए हैं, अपर ट्रायंगुलर में K1 मीडियम है और लोअर ट्रायंगल में आपका K2 मीडियम भरा हुआ है, ठीक है, और आपको वही कैपेसिटेंस बतानी है, तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पर साहब हमने मान लिया कि ये एक स्ट्रिप ले ली हमने dx थिकनेस की,
जिसकी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस कितनी है x। तो अब बच्चों यहाँ पर दो डाइलेक्ट्रिक के ध्यान देने वाली बात है, दो डाइलेक्ट्रिक, तो एक स्ट्रिप ये है, एक स्ट्रिप ये है, तो कहने का मतलब जितने डाइलेक्ट्रिक उतने कैपेसिटर, तो एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया। ध्यान रखना, लास्ट वाला जो लेक्चर है, इससे पहले, इस लेक्चर से पहले वाला जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इस लेक्चर के लिए, है ना। तो एक K1 वाला ये, K2 वाला ये, मतलब दो है। और आप ध्यान से देखिएगा, ये है सेपरेशन D, ये सेपरेशन है ना, तो कुछ D में ये है K1 और कुछ D में ये है K2, मतलब क्या चीज़ डिवाइड हो रही है, डिस्टेंस, सेपरेशन डिवाइड हो रहा है। तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्ट होंगे बच्चों, सीरीज में, ठीक है ना। तो इसकी कैपेसिटेंस मान ली मैंने DC1, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A एरिया ADX अपॉन कितनी डिस्टेंस में है ये D-y, तो D-y। सिमिलरली DC2, इसकी कैपेसिटेंस DC2, तो K2 एप्सिलॉन नॉट ADX अपॉन कितनी डिस्टेंस में भरा हुआ है ये y में, तो y हो गई। अब DC1 और DC2 बच्चों किस में भरे हुए हैं, सीरीज में, किस में होंगे, सीरीज में। तो 1/DC इक्वल टू 1/DC1 प्लस 1/DC2 सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे ये बच्चों, तो यहाँ से 1/DC इक्वल टू ये सॉल्व करके ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद DC जो आएगा बच्चों आपको, DC की जो वैल्यू आएगी आपकी, ये कर देंगे इसे, DC को इधर ले जाएंगे, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट DX अपॉन K2D प्लस y K1 माइनस K2, क्लियर। अब ये DC की वैल्यू आ गई। अब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों सीरीज में मिलके इन्होंने इतनी कैपेसिटेंस बना दी DC, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब ये DC फिर दूसरी लेंगे, फिर ये पूरा और ये वाला पूरा, फिर तीसरा चौथा ऐसे जो लेंगे, वो क्या डिवाइड कर रहे हैं, एरिया। भाई कुछ एरिया में ये हो गए दोनों, कुछ एरिया में ये दोनों हो जाएंगे, कुछ एरिया में ये दोनों, तो ये इधर सब वो एरिया डिवाइड करना है। तो कहने का मतलब DC1 DC2 DC3 वो सब किस में होते चले जाएंगे फिर पैरेलल में, है ना। तो ये इंटीग्रेशन DC मतलब सबका DC, जितने भी DC है सबका सम, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब बच्चों इस इंटीग्रेशन में यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, ये इस इंटीग्रेशन में कि इसमें दो वेरिएबल हो गए। भाई x के रेस्पेक्ट में तो हम इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं, तो x तो वेरिएबल है ही, उसके साथ साथ y भी वेरिएबल है ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और इक्वल टू ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर भी लगाएंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा d और बेस हो जाएगा आपका a, तो मतलब d अपॉन ए, y अपॉन एक्स इक्वल होगा किसके, d अपॉन ए के, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाली हमने x d अपॉन ए, तो ये जो y की वैल्यू है इसे यहाँ हम पुट कर देंगे, तो ये y की वैल्यू x d अपॉन ए यहाँ पर पुट कर दी हमने, तो ये जो है अब x के फंक्शन में कन्वर्ट हो गया पूरा इंटीग्रेशन। ये बात समझ में आई ना कि ये वाली कैलकुलेशन हमने क्यों की थी, ये वाली कैलकुलेशन इसलिए की थी क्योंकि इस इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल आ रहे थे और हम इंटीग्रेशन जानते हैं सिंगल वेरिएबल का, इसीलिए मैंने ये कैलकुलेशन की कि मैंने y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल ली और उस y की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया और पूरा का पूरा मेरा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, x में, ठीक है ना। अब यहाँ से बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो बच्चों ये अब देखो किस फॉर्म में, ये आपका कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया आपका b और ये हो गया सब आपका, ये हो गया आपका क्या, a, तो dx अपॉन ax प्लस b, वही फॉर्मूला बन गया लॉग वाला, इंटीग्रेशन dx अपॉन ax प्लस b, तो हमने लॉग वाला फॉर्मूला लगा दिया, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, और अपॉन a की वैल्यू क्या है, k1 माइनस k2 और d अपॉन ए, तो k1 माइनस k2 d अपॉन ए, ये हो गया हमारा 1 अपॉन ए, और log ax प्लस b, ठीक है, log ax प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो गया a ऊपर चला जाएगा, तो k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर k1 माइनस k2 ये हो गया, और फिर यहाँ पर लिमिट रख दी, तो x की जगह a रखेंगे बच्चों, है ना, और फिर x की जगह मैंने 0 रख दिया, तो ये आ गया आपका log k2d, a से कैंसिल हो गया, आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया आपका log m माइनस log n, तो log m अपॉन log n, तो log k1d अपॉन k2d, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो k1 अपॉन k2, ये आपका आ गया बच्चों सॉल्व होके, ठीक है। तो इसमें दो की पॉइंट्स है बच्चों जो आपको
परेशान करेंगे और या परेशान कर रहे थे। एक तो ये कि ये यहाँ पर ये वाली कैलकुलेशन आके क्यों की, तो मैंने आपको समझा दिया कि ये कैलकुलेशन मैंने इसलिए की। दूसरी बात, पहली बात ये कि इसमें अभी तक जो हमने किए थे या तो वहाँ सीरीज था या पैरेलल था, यहाँ पर वो दोनों लग गए, मतलब सीरीज में भी हैं और पैरेलल में भी। कैसे? अभी जब केवल इन स्ट्रिप, इस एक ही स्ट्रिप को देख रहे हैं, एक ही स्ट्रिप को देख रहे हैं, तो एक ही स्ट्रिप का ये वाला पार्ट ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट ये दोनों सीरीज में हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ डिस्टेंस में ये भरा हुआ है, कुछ डिस्टेंस में ये भरा हुआ है, और डिस्टेंस अगर डिवाइड हो रही है तो वो सीरीज में है। उसके बाद इस पूरी स्ट्रिप का निकाल लिया हमने, पूरी स्ट्रिप की जो कैपेसिटेंस थी वो DC आ गई सब। अब एक और स्ट्रिप लेंगे ऐसी, उस स्ट्रिप की आएगी फिर ऐसे ही, है ना, फिर तीसरी लेंगे तो ये स्ट्रिप ये स्ट्रिप ये स्ट्रिप, ये क्या डिवाइड कर रही हैं बच्चों? एरिया। तो कहने का मतलब DC1 प्लस DC2 प्लस DC3 ये सब किस में है? पैरेलल में। तो पहले लगा सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर जितनी भी स्ट्रिप ली गई उन सब के लिए फिर हमने लगा दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब ये आपका सॉल्व होके आया, ठीक है। तो मैं समझता हूँ बच्चों के आज का लेक्चर थोड़ा सा ऊपर गया है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में आपको चीज़ें थोड़ी सी परेशान करती ही हैं, लेकिन जब आप बार बार पढ़ोगे, उन चीज़ों को बार बार समझने की कोशिश करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो चीज़ें आपको बहुत बहुत सिंपल लगने लगेंगी। तो मैं फिर से कहूँगा कि JEE वाले बच्चे के लिए तो ये मैंडेटरी है, उन्हें तो करना ही करना है, और अगर बोर्ड वाला कोई बच्चा इसे करना चाहता है तो इसमें बहुत अच्छी बात होगी अगर वो अभी से करेगा, क्योंकि एट लास्ट अगर JEE के बारे में आपने सोच रखा है तो बोर्ड के बाद तो आपको करना ही है। तो अगर अभी से करते हुए चलेंगे तो चीज़ें तब तक आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो बोर्ड करनी जी हमें तो बोर्ड की ही तैयारी करनी है अभी, तो आप इजीली स्किप कर सकते हो, बोर्ड का आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो आज ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगभग मतलब 96-95% आपकी ख़त्म हो गई, मतलब पूरी सी ही ख़त्म हो गई। तो अभी एक बात और कहनी थी मेरे को कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने सर्किट टाल दिया है ऐसे ही। नहीं, सर्किट मैंने टाला नहीं बच्चों, सर्किट का मैंने अभी उस पर लिख भी रहा है, मैंने अगर आपने देखा होगा तो उस पर लिख रखा है, मैंने बेसिक बताया है आपको। तो अभी हम सर्किट को एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे सर्किट, बड़े सर्किट जो होते हैं, सिमेट्री और आपका पॉइंट पोटेंशियल मेथड, नोड मेथड, किरचॉफ्स लॉ से, वो सब पढ़ेंगे हम। लेकिन उन्हें हम पढ़ेंगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम किरचॉफ्स लॉ, नोड और ये सब चीज़ें हम पढ़ लेंगे ना, उसके बाद जब सर्किट पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ मैंने अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वही लॉ, वही सारे ट्रिक्स रेजिस्टेंस के लिए होते हैं। तो हम क्या है, पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में फिर उसके बाद सर्किट को पढ़ेंगे, और एक साथ सर्किट, कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों के लॉ एक साथ पढ़ेंगे कि यही लॉ कैपेसिटर के लिए काम करेंगे और यही लॉ हमारे रजिस्टर्स के लिए काम करेंगे। इसलिए मैंने अभी वो छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे को सर्किट रेसिस्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट दोनों एक ही उसमें कराने हैं लेक्चर में, ठीक है ना। तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नई यूनिट के साथ, नए जोश के साथ, नए रंग के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और एंजॉय करते रहें, फिर इसको मिलते हैं फिर, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।